बच्चों, आज मैं आपको आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन का आखिरी चैप्टर लेसन नंबर 6 और 7 दिए जरूर पढ़ाऊंगी, जो कि 6 नंबर का है, मधुकर उपाध्याय द्वारा रचित है। इस पाठ के नाम से ही, शीर्षक से ही पता लगता है, दिए जल उठे। दिए जल उठे में है ना, प्रकाशित हो जाना। इस दिए जल उठे में दो बात बताई गई है। एक तो मही नदी के किनारे जब गांधी जी दांडी यात्रा के लिए जा रहे थे, तो दोनों तरफ हजारों लोग, दोनों किनारों पर हजारों लोग, रात के समय नदी को पार करना था, इसलिए रात के समय दोनों ओर हजारों लोग अपने हाथ में दीपक लेकर खड़े थे। एक तो इसकी सार्थकता ऐसे होती है। दूसरा, दांडी यात्रा उस समय भारत पर ब्रिटिश लोगों का अधिकार था और ब्रिटिश लोगों के खिलाफ हमारे भारतीयों ने स्वतंत्रता का बिगुल बजाया था। तो इस स्वतंत्रता का जो दीपक है, ये प्रत्येक भारतीय के मन में जल उठा था। इस तरह से इसकी सार्थकता सिद्ध होती है। इस दिए जल उठे में महात्मा गांधी की दांडी यात्रा पर आधारित धुंधले पदचिन्ह नामक एक रचना है, उसके कुछ अंश इस चैप्टर में दिए गए हैं। और 19 मार्च 1930 को जो ये दांडी यात्रा की गई थी, उसकी घटी घटनाओं का वर्णन इस चैप्टर में किया गया है। सबसे ज्यादा इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बताया गया, गांधी जी ने कैसे यात्रा को रोका और कैसे, कहां पर इसको प्रारंभ किया, कहां नमक आंदोलन को रोका, इस बारे में इस पाठ में वर्णित किया गया है। और महिसागर पार करते हुए नदी के आसपास जो लोग खड़े थे दीपक लेकर, उससे कितना प्रकाशित था, कितना सुंदर है दृश्य दिख रहा था, इस सब के बारे में इस पाठ में बताया गया है। अब आप दिए जल उठे पाठ करिए और देखिए। रास के बूढ़े बरगद ने वह दृश्य देखा था। दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे। उन्हें वहां भाषण नहीं देना था, लेकिन पटेल ने लोगों के आग्रह पर 2 शब्द कहना स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? इसी बीच मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा लागू कर दी और पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी स्थानीय कलेक्टर शिलीड़ी के आदेश पर हुई, जिससे पटेल ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद से भगा दिया। अब बताया जा रहा है कि जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनकारी जब आंदोलन करते थे, उस समय ब्रिटिश लोगों ने ये रूल लगाया हुआ था, कानून था कि 2 लोग से ज्यादा कहीं पर इकट्ठे नहीं होंगे और कोई भी कहीं पर भाषण नहीं देगा। यदि कहीं कोई नेता के रूप में या लोगों को संबोधित करते हुए पकड़ा देखा गया, तो उसे पकड़कर अंदर कर दिया जाएगा, यानी कि गिरफ्तार कर दिया जाएगा। तो इस तरह से जब ये दांडी यात्रा प्रारंभ हुई, तो यह लेखक ने स्टार्टिंग में रास का यह दृश्य उस बूढ़े बरगद ने देखा है। बूढ़ा बरगद है ना, एक बरगद का पेड़ है जो कि प्रत्याशी है, जो कि प्रत्यक्ष गवाह है, साक्षी है उस समय जो आंदोलन हुआ उसका। वह रास की जगह जो है, वहां से आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे। और जब रास पहुंचे तो उनको ये था कि मैं यहाँ पर कोई भी स्पीच नहीं दूंगा, भाषण नहीं दूंगा, लेकिन लोगों का जन समूह जो था वह चाहता था कि उनका जो नेता आया है, या जो स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जो नेता है, वो हमें कुछ बोले। तो लोगों के अंदर, स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा कुछ भी बोलने पर सारे लोगों के अंदर एक जोश भर जाता था, और जोश भरने से वो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने को तैयार रहते थे। ऐसी स्थिति में वो सोचकर गए थे वल्लभ भाई पटेल कि मैं वहां पर जाकर भाषण नहीं दूंगा, लेकिन लोगों ने बोला 2 शब्द तो बोल दीजिए। तो 2 शब्द बोलने के लिए उन्होंने सिर्फ इतना बोला, बहनों और भाइयों, क्या आप सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह, तो समास पढ़ा है आप तो बताएंगे सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह मतलब आप क्या सत्य का साथ देने के लिए तैयार है, सत्याग्रह के लिए तैयार है। सिर्फ उन्होंने इतना ही एक लाइन कहा
कि उस क्षेत्र का जो मजिस्ट्रेट था उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट की जो आज्ञा थी, गवर्नमेंट ने जो कानून निकाला था उसको उसका उन्होंने तोड़ दिया था, उस कानून को उन्होंने उल्लंघित कर दिया, इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया। बोल दिया उन्होंने, भाषण के रूप में 2 शब्द बोले, इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। क्योंकि ये जो मजिस्ट्रेट थे जिन्होंने इनको गिरफ्तार किया था, इन्होंने पटेल की जो पिछला आंदोलन हुआ था, पहले जो आंदोलन हुआ था वहां से पटेल ने इनको भगा दिया था। तो अब उसकी खुन्नस निकालने के लिए, उस खुन्नस को शांत करने के लिए पटेल के पीछे लगा था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जहां पर भी भाषण दिया वहीं पर उनको गिरफ्तार कर लिया। वल्लभ भाई को पुलिस पैरे में बोरसद की अदालत में लाया गया, जहां उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया। जज को समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें किस धारा के तहत कितनी सजा देगी। 8 लाइन का अपना फैसला लिखने में उन्हें 1.5 घंटा लगा। पटेल को 500 रुपए जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल हुई। इसके लिए उन्हें अहमदाबाद से साबरमती जेल ले जाया गया। साबरमती आश्रम में गांधी को पटेल की गिरफ्तारी, उनकी सजा और साबरमती जेल लाए जाने की सूचना दी गई। गांधी इस गिरफ्तारी से बहुत क्षुब्ध थे। उन्होंने कहा कि अब दांडी कूच की तारीख बदल सकते हुए अपने अभियान पर 12 मार्च से पहले ही रवाना हो सकते हैं। जैसे ही वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार किया, तो गिरफ्तार करके उनको जज के सामने लाया गया। अब जज को समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें कौन सी सजा दे। भाई आदमी कोई उल्टा काम करे, कोई कानून का, बड़े कानून का कोई उल्लंघन करे, किसी को मौत दे, किसी को गाली दे, तब तो उसको गिरफ्तार किया जाए। उसने तो ऐसा कोई काम ही नहीं किया। अब उसको सजा के तौर पर क्या दिया जाए? तो इतनी सी सजा के लिए, इस पर सजा लिखने के लिए जो जज था उसने 1.5 घंटे का समय लगाया और 1.5 घंटे के बाद उसने अपना फैसला लिखा कि इनको 8 लाइन का उन्होंने फैसला लिखा। कितने लाइन का? 8 का। 1.5 घंटे के बाद उन्होंने अपना फैसला सुनाया। समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए, तो बहुत सोच समझ के अपनी खुन्नस निकालने के लिए ये नेता गिरफ्त में आया, तो इसको छोड़ना तो नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने 8 लाइन का अपना फैसला लिखा, जिसमें सुनाया गया कि इनको 500 रुपए जुर्माने देने पड़ेंगे। उस समय 500 रुपए बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, और 3 महीने की इनको जेल कारावास में डाला जाएगा। ठीक है, उनको लिया गया। तो ये कौन सी जगह हुआ? बोरसद की जगह पर। बोरसद में उनको, बोरसद का जो जेल था वहां, वो बोरसद का जो मजिस्ट्रेट था उसने उसको ये सजा सुनाई। अब बोरसद से उन्हें साबरमती का जो साबरमती जगह है ना, साबरमती की जेल में लाया जा रहा है। तो जेल में लाने के लिए रास्ते से निकलना पड़ेगा। तो यह खबर तुरंत आग की तरह सब जगह फैल गई। गांधी जी को भी पता लगी कि उन्होंने सिर्फ 2 ही लाइनें बोली, भाइयों और बहनों क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार है? इसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन्हें 3 महीने की सजा हुई, 500 रुपए जुर्माना हुआ। सारी बात गांधी जी को पता लगी और गांधी जी को ये भी पता लगा कि अब सरदार वल्लभ भाई पटेल को साबरमती आश्रम ले जाया जा रहा है, साबरमती जेल ले जाया जा रहा है। तो साबरमती जेल ले जाने के लिए एक ही रास्ता, जो साबरमती आश्रम के सामने से जाएगा। समझ में आ रहा है? गांधी जी साबरमती आश्रम में रहते थे और साबरमती आश्रम का साबरमती जेल जाने के लिए साबरमती आश्रम में जो रास्ता है वही यूज किया जाएगा। तो गांधी जी ने अब लोगों से बोला कि यह जो दांडी यात्रा है, जो कि शायद बाद में चालू करने वाले थे लोग, लेकिन अब तो लगता है हमें 12 मार्च को ही प्रारंभ कर जाएगी, जबकि दांडी यात्रा का समय 19 मार्च का मुकर्रर हुआ था। लेकिन दांडी की यात्रा, जो दांडी यात्रा है, उसकी शायद तारीख बदल सकती है। कारण लोगों के मन में आक्रोश, बहुत दुखी है, गांधी जी भी बहुत क्षुब्ध है, बहुत परेशान है, और इसलिए वो चाहते हैं कि जो आंदोलन हमने 19 मार्च को रखा, इस आंदोलन को 19 मार्च को छोड़कर हम 12 मार्च को प्रारंभ कर दें। हो सकता है इस आंदोलन की तारीख बदल जाए। सारे लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी से दुखी थे, क्षुब्ध थे और ब्रिटिश के खिलाफ और ज्यादा गुस्से से भर गए थे। बेवजह किसी को गिरफ्तार करने की वजह से अत्याचार, अन्याय सहते सहते भारतीय लोग दुखी हो गए थे, क्षुब्ध हो गए थे। आश्रम में एक एक आदमी पर हिसाब लगा रहा था कि मोटर कार से बोरसद से साबरमती जेल पहुंचने में कितना समय लगेगा। जेल का रास्ता आश्रम के सामने से ही होकर जाता है। आश्रमवासी पटेल की एक झलक पाना चाहते थे। समय का अनुमान लगाकर गांधी जी स्वयं आश्रम से बाहर निकल आए। पीछे पीछे सब आश्रमवासी आकर सड़क के किनारे खड़े हुए।
लोगों को ख्याल था कि पटेल को गिरफ्तार करके ले जाने वाली मोटर वह किसी हाल में भी नहीं रुकेगी, लेकिन मोटर रुकी। लगता है पटेल का रॉ भी था कि पुलिस वालों की मोटर रोकनी पड़ी। गांधी और पटेल सड़क पर ही मिले। एक संक्षिप्त मुलाकात। पटेल ने कार में बैठते हुए आश्रमवासी और गांधी जी से कहा, मैं चलता हूँ, आपकी बारी है। अब आश्रम में गांधी जी बैठे हुए हैं और हिसाब लगाया जा रहा है कि बोर्ड सदस्य जब पटेल को लेकर पुलिस की गाड़ी चलेगी तो कितने घंटे और कितने मिनट पर जाकर आश्रम के सामने से होकर निकलेगी, हिसाब लगाया गया। उसी हिसाब के समय पर जब बोर्ड सदस्य पटेल को लेकर पुलिस की गाड़ी चली तो और अंदाजा क्या लगाया जा रहा था, ये पुलिस तो गाड़ी को रोकेगी नहीं, लेकिन उसी समय में जिस समय गांधी जी ने अनुमान लगाया कि इतने समय में यहाँ यह पुलिस वैन पहुंच जाएगी, उसी समय गांधी जी अपने आश्रम से बाहर आए। गांधी जी के साथ साथ हजारों संख्या में जो उनके कार्यकर्ता थे वो सभी बाहर आकर एक लाइन में खड़े हो गए। अब सबको ऐसा था कि पटेल को तो रोका नहीं जाएगा, सीधा ले जाएगा, लेकिन वल्लभ भाई पटेल का रौब बहुत था, लोग बहुत डरते थे उनसे। उन्होंने जितनी मेहनत भारत को एक करने में लगाई शायद किसी ने नहीं लगाई, शायद ये बात तो आप भी जानते होंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे आदमी का रौब इतना रुतबा था कि वो पुलिस की गाड़ी ने गांधी जी को देखा तो सड़क पर किनारे पर गाड़ी को रोक दिया। पटेल उसमें से उतरे, गांधी जी से मिले, एक संक्षिप्त मुलाकात, छोटी सी मुलाकात दोनों हुई। दोनों ने एक दूसरे से दो शब्द बोले। क्या बोला पटेल ने उनको, गांधी जी अब मैं तो चला, मेरी तो गिरफ्तारी हो गई, मैं तो चला, आपकी बारी। आप लोगों की बारी का क्या मतलब है, आप लोगों की बारी का मतलब है मैं तो चला गया, मैं तो अब जाऊंगा ही, क्योंकि मुझे तो पकड़ के जा रहे हैं, अब आपकी बारी है। तब इस आंदोलन को बंद मत करना, इस आंदोलन की जो आग लगी है इसको बंद मत होना, इस चिंगारी को और भड़काना, आंदोलन करना, और जैसे आप आंदोलन करोगे आपको और इन सबको गिरफ्तार करके जेलों में डाला जाएगा, ये तो पक्की बात है। तो इसलिए मैं तो चला, अब आपकी बारी है, अर्थात इस आंदोलन की आंच को किसी भी कीमत पर कम मत होने देना। पटेल की गिरफ्तारी पर देश भर में प्रतिक्रिया हुई। दिल्ली में मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल भेजने के सरकारी कदम की घोषणा की गई। प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। इस प्रस्ताव पर कई नेताओं ने अपनी राय सदन में रखी। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है। भारत सरकार एक ऐसी नजीर पेश कर रही है जिसके गंभीर परिणाम होंगे। अब पटेल की गिरफ्तारी हुई तो पूरे देश में जैसे आग लग गई, जैसे पूरे देश के लोगों के मन विचलित हो गए, क्षुब्ध हो गए, पूरी तरह लोग दुखी हैं और दुख होने के कारण अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं बता रहे हैं, अपने अपने एक्शन का रिएक्शन दे रहे हैं। तो दिल्ली में जो केंद्रीय मंत्री थे उस समय, केंद्रीय मदन मोहन मालवीय, इन्होंने उस असेंबली में एक प्रस्ताव पास किया, प्रस्ताव निकाला, दिया गवर्नमेंट को कि इस तरह से बिना किसी पर मुकदमा चलाए, पहले आप मुकदमा चलाइए, तब आप जिरह होगी लोगों की, एक दूसरे से वकीलों के मार्फत बात होती है, तब जाकर सजा दी जाती है। यहाँ गिरफ्तार किया तुरंत ही उसको गवर्नमेंट ने सजा देती है, तो गलत बात है। तो इस तरह से मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें किसी के को गिरफ्तार करके तुरंत आप सजा नहीं दे सकते, लेकिन वह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। कारण सारे विदेशी लोग बैठे थे, कारण सारे अंग्रेजों के गुलाम उसमें बैठे थे, इसलिए वह प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ा। दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना जो कि पाकिस्तान के रचयिता हैं, पता है ना बात, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने भी उस समय इस गिरफ्तारी को लेकर अपने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा यह तो किसी की स्वतंत्रता के खिलाफ, ये तो किसी की स्वतंत्रता के खिलाफ बात हो गई, यह गिरफ्तारी तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शब्द दो शब्द किसी ने बोला, उस स्वतंत्रता को भी आप मानना चाहते हैं, यह तो बहुत बड़ी बात है। तो यह उस समय तो किसका सरकार, किसी सरकार की, भारत की सरकार क्या थी, ब्रिटिश थी। तो इस तरह से तो ये जो ब्रिटिश सरकार है, भारत की सरकार है, यह है अच्छा उदाहरण पेश नहीं कर रही लोगों के सामने, ये तो
बहुत बड़ी बात है, बहुत गलत बात है। गांधी के राज पहुंचने के समय में कानून लागू था जिसके तहत पटेल को गिरफ्तार किया गया। सत्याग्रहियों ने अपनी ओर से तैयारी पूरी कर ली थी। अब्बास तैयब जी वहां पहुंच चुके थे कि गांधी जी की गिरफ्तारी की स्थिति में कूच की अगुवाई कर सके। बोरसद से निकलने के बाद लगभग सभी आश्वस्त थे कि अब गांधी जी को जलालपुर पहुंचने तक नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन तैयारी में कोई कमी नहीं थी। अब आंदोलन की तैयारियां चालू हो गई, आंदोलन करना था। तो इस आंदोलन के तहत जो कानून पटेल के समय था 7 मार्च को, उस कानून में कोई फेरबदल नहीं हुआ था। जो कानून पटेल के समय था वही कानून अभी भी था, अर्थात यदि गांधी जी ने एक शब्द बोला तो उनको भी पकड़ लिया जाएगा। इसलिए यदि गांधी जी को आंदोलन करते हुए पकड़ लिया गया तो तैयब जी, अब्बास तैयब जी आगे आए कि मैं इस आंदोलन को आगे बढ़ाऊंगा नेता के रूप में। समझ में आ रहा है? आदमी, बहुत सारे आदमियों का समूह किसी के पीछे तो चलता है, कोई तो उनको कमांडर होना चाहिए, कोई तो कमान, उनकी अपनी कमान हाथ में रखता तो आगे चलता है। तो इस तरह से यदि गांधी जी बोरसद पहुंचे और बोरसद पहुंचने पर यदि गांधी जी को गिरफ्तार किया जाएगा तो अब्बास तैयब जी ने बोला उसकी अगुवाई मैं करूंगा। पूरी तैयारी के साथ सारे आंदोलनकारी एकत्रित होते हैं, लेकिन बोरसद में गांधी जी को गिरफ्तार नहीं किया जाता। तो अब बोरसद से निकलने के बाद सभी को यह आश्वस्त, सभी लोग आश्वस्त थे, सभी को यह भरोसा था कि अब गांधी जी को जलालपुर पहुंचने पर शायद गिरफ्तार कर लिया जाए। जगह आगे आगे बढ़ने वाली जगहों के नाम बताए गए। बोरसद से जलालपुर पहुंच रहे हैं लोग और हो सकता है जलालपुर में गांधी जी को गिरफ्तार कर लें, ऐसा सोच करके बीच के रास्ते में तो गांधी जी को कहीं गिरफ्तार नहीं करेंगे, एक पर्टिकुलर जगह पर पहुंचकर गांधी जी को शायद गिरफ्तार किया जा सकता है और सभी उसके लिए तैयार था। आंदोलन को तुम कैसे भी आंदोलन को रोकने की कोशिश करो, लेकिन हम आंदोलनकारी रुकेंगे नहीं। इस सब की तैयारी आंदोलनकारियों ने पूरी तरह से कर रखी थी। राज में गांधी जी का भव्य स्वागत हुआ। दरबार समुदाय के लोग इसमें सबसे आगे दरबार गोपाल दास और रविशंकर महाराज वहां मौजूद थे। गांधी ने अपने भाषण में दरबारों का खासतौर पर उल्लेख किया। कुछ दरबार रास में रहते हैं, पर उनकी कुछ मुख्य बस्ती कनकापुरा उनसे सटे गांव देवन में है। दरबार लोग रियासतदार होते थे, उनकी सहाबी थी, ऐशो आराम की जिंदगी थी, एक तरह का राजपाट था। दरबार सब कुछ छोड़कर यहाँ आकर बस गए। गांधी ने कहा इनसे आप त्याग और हिम्मत सीखें। अब जैसे ही गांधी जी रास पहुंचे, रास में उनका भव्य स्वागत हुआ। भव्य ने हजारों संख्याओं में लोगों ने आकर उनका आदर किया, उनका स्वागत सत्कार किया। भव्य स्वागत, मतलब हजारों लोगों के दिल में इतनी चिंगारी उठी थी कि सब लोग आंदोलन करने को तैयार थे। बूढ़े बड़े जवान औरत बच्चे क्या कोई नहीं, सब मनुष्य, सब भारतीय उस वक्त आंदोलन की आग में अपनी जान की परवाह किए हुए कूद पड़े थे। तो उस समय दरबार, जो रास में दरबार समुदाय के लोग इसमें सबसे आगे थे। ये जो आंदोलन चल रहा था उस आंदोलन में दरबार समुदाय के लोग, ये दरबारी कौन थे? दरबारी वे लोग हुआ करते थे जो राजा के मंत्रीगण हुआ करते थे। पहले तो राजा ही थे, जब ब्रिटिश लोग आए तब तो राज ही था ना। इंडिया के हर कोने में अलग अलग राज थे। तो राजा लोगों के अंदर जो मंत्री थे वो दरबारी, जो दरबार के अंदर बैठने वालों को दरबारी कहा जाता है। तो राजा का जो सभा लगती थी, जो दरबार लगता था, उसके जो मंत्री थे वो सब मंत्री पैसे वाले होते थे, ऐशो आराम की जिंदगी बिताते थे। एक तरीके से उनके घर में भी राजपाट होता था। राजपाट मतलब राजा का जैसा रहना सहना, राजा के जैसा खाना पीना, राजा के जैसा ओढ़ना बैठना, ओढ़ना करना, बैठना, खाना पीना, रहना सहना, ठीक है। तो ये सारी व्यवस्था राजाओं की तरह रहते थे। तो ऐसे लोग जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ऐशो आराम में बिताई, सुख संपत्ति में बिताई, जिन्होंने दुख जाना नहीं, जिन्होंने गरीबी जानी नहीं, आज वे दरबारी इस आंदोलन में सबसे आगे थे। उन्होंने सबसे बड़ा त्याग किया, किसका? अपनी मोह माया का, अपनी धन संपत्ति का, ऐश आराम का। तो इस तरह से गांधी जी ने उनके बारे में क्या किया? सबसे आगे दरबारी थे। और गांधी जी ने जब अपना भाषण शुरू किया तो दरबारी लोगों की बुरी बुरी प्रशंसा की।
और दरबार रास क्या बोला हुआ, ज्यादातर दरबारी जो लोग थे वो रास में रहते थे और उनकी मुख्य बस्ती, देखो जब कोई आदमी, बड़े आदमी लोग होते हैं, छोटे आदमी लोग होते हैं, तो उनकी अपनी अपनी कॉलोनीज होती है, बस्ती होते हैं, तो ऐसे उनकी बस्ती थी जिसका नाम था कनकापुरा। और उसके ही कनकापुरा से ही सटा गांव मतलब होता है पास में लगता हुआ गांव था जिसका नाम था देवण। इन दोनों जगह पर ही दरबारी लोग रहते थे और दरबारी लोग चूंकि राजा महाराजाओं से संबंधित थे, उनके मंत्री थे, ऐशो आराम की जीवन व्यतीत करते थे, सहाबी थे, सहाबी मतलब बड़े बड़े लोग, साहब लोग थे, वीआईपी थे, साहब लोग थे और ऐशो आराम की जिंदगी थी, उन्होंने दुख संकट देखे नहीं थे, राजपाट जैसी उनके घर में व्यवस्था थी और ऐसे लोग सब कुछ छोड़कर इस आंदोलन में हिस्सा बन रहे हैं और सबसे आगे बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं आंदोलन का। इसलिए गांधी जी ने सब लोगों से कहा, इन दरबारी लोगों से सीखो, त्याग किसे कहते हैं, बलिदान किसे कहते हैं, हिम्मत किसे कहते हैं, इनसे सीखो, हिम्मत और त्याग इनसे सीखो। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 21 मार्च को साबरमती के तट पर होने वाली थी। जवाहरलाल नेहरू इस बैठक से पहले गांधी जी से मिलना चाहते थे। उन्होंने संदेश भिजवाया जिसके दबाव में गांधी जी ने रात में अपनी जनसभा से पहले एक पत्र लिखा और कहा कि उन तक पहुंचना कठिन है। अब जो गवर्नमेंट थी उसमें कुछ भारतीय लोग भी थे जिनमें नेहरू जी भी थे, तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाई गई। उस कांग्रेस कमेटी की बैठक के अध्यक्ष उस वक्त नेहरू जी थे। तो नेहरू जी चाहते थे कि गांधी जी इस आंदोलन करने के बीच में एक बार उनसे मिलें, लेकिन गांधी जी ने पत्र के द्वारा या किसी दूत के द्वारा संदेश भिजवाया कि आपका मेरा मिलना अभी संभव नहीं है। क्यों? दो बड़े नेताओं के मिलने पर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था, इसलिए उन्होंने असंभवता जताई। जनसभा से पहले एक पत्र लिखा और कहा कि उन तक पहुंचना कठिन है, तुमको एक पूरी रात जागरण करना पड़ेगा। और क्या लिखा उस पत्र में? अगर कल रात से पहले वापस लौटना चाहते हो तो इससे बचा भी नहीं जा सकता। मैं उस समय जहां भी रहूंगा संदेश भाग तुमको वहां तक ले आएगा। इस प्रयाण की कठिनतम घड़ी में तुम मुझसे मिल रहे हो। तुमको रात के लगभग 2 बजे जाने पर के मछुआरों के कंधे पर बैठकर एक धारा पार करनी पड़ेगी। मैं राष्ट्रीय प्रमुख सेवक के लिए भी प्रयाण में जरा भी विराम नहीं दे सकता। अब जब गांधी जी ने उनको एक पत्र लिखा कि तुम्हारा मेरे से मिलना शायद संभव नहीं हो पाए, लेकिन संभव हो सकता है। कैसे संभव हो सकता है? तुमको एक तो पूरी रात जगना पड़ेगा मुझसे मिलने के लिए, और जग कर कल रात से पहले तुम्हें वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम यहाँ रुक नहीं सकते। तो तुम्हें वापस भी जाना है, अर्थात तुम्हारी 2 रात तो तुम्हें जागने में बितानी पड़ेगी। मैं जहां भी रहूंगा उस समय, अभी मैं तुम्हें जगह नहीं बता रहा हूँ कहाँ रहूंगा, लेकिन जिस वक्त मैं वहां पहुंचूंगा, क्योंकि पैदल यात्रा थी, जहां भी पहुंचूंगा वहां तक मेरा संदेशवाहक मतलब दूत, जो ये लेटर लिखी जा रहा है, यह जो दूत है यह तुम्हें अपने साथ लेकर आएगा। इस प्रयाण की कठिनतम घड़ी में भी तुम मुझसे मिल रहे हो। प्रयाण मतलब होता है ये जो हम ऐसी यात्रा कर रहे हैं, महाप्रयाण है, ऐसी यात्रा है, इस यात्रा के दौरान हमारे प्राण बचे ना बचे कोई गारंटी नहीं। ऐसे महाप्रयाण, भारत को आजाद कराने का जो आंदोलन है, इस आंदोलन को महाप्रयाण बोला गया है। तो इस महाप्रयाण की ओर हम, जैसे एक आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए जाती तो महाप्रयाण होता है, मौत की मुंह की गले लगती तभी मिलती परमात्मा से। ठीक वैसे ही हम लोगों ने सबने मौत को मुंह गले लगा रखा है और मौत के मुंह में हम लोग जा रहे हैं। ऐसे समय में मैं तुमसे मिलूंगा, इस कठिनतम घड़ी में तुम मुझसे मिल रहे हो, तो तुमको मेरे ये जो सेवक है, ये जो मेरा दूत है, संदेशवाहक है, ये रात को 2 बजे के करीब मिलने लेकर आएगा और ये नदी को पार करके लाएगा, तो अपने कंधे पर तुमको बैठा कर लाएगा। और किसी के लिए भी, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो इस देश का, मैं उसके लिए भी इस प्रयाण को छोटा नहीं बना सकता था। इस प्रयाण में जरा भी विराम नहीं दे सकता। मैं इस प्रयाण को कहीं रोकूंगा। प्रत्येक दिन मुझे पैदल चलना है, रात्रि को विश्राम करना है,
तो रात्रि में विश्राम के समय में तुम मुझसे मिल सकते हो, तुम्हारे लिए मैं दिन में रुककर तुमसे मिलूंगा नहीं, तो इसलिए इस प्रयाण को तो मैं विराम दूंगा नहीं, रोकूंगा नहीं, इसको तो मुझे कंटिन्यूस करना है। तो इसलिए तुम मुझे यदि मिलना है तो मैं जहां रात को रुकूं वहीं पर तुम मुझे मिल सकते हो, तुम्हें 2 रात खराब करनी पड़ेगी। वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी के कारण राष्ट्र में आम लोगों के बीच सरकार के खिलाफ प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। गांधी की जनसभा से पहले गांव के सभी पुश्तैनी मुखिया और पटेल उन्हें अपना इस्तीफा सौंप गए। गांधी ने दांडी कूच शुरू होने से पहले निश्चय कर लिया था कि वे अपनी यात्रा ब्रिटिश आधिपत्य वाले भूभाग पर ही करेंगे, किसी राजघराने इलाके में नहीं जाएंगे। लेकिन इस यात्रा में थोड़ी देर के लिए बड़ौदा रियासत से गुजरना पड़ा। ऐसा न करने पर यात्रा करीब 20 किलोमीटर लंबी हो जाती। इसका असर यात्रा कार्यक्रम पर पड़ता। अब क्या हुआ, वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी जिस दिन से हुई उस दिन से जितने भी अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजी शासन के दौरान बड़े बड़े जो लोग थे, जो कि जिनके काम पीढ़ियों से चले आ रहे थे, पुश्तैनी काम थे, उन सब ने उन कामों से त्याग पत्र दे दिया, रिजाइन दे दिया। सब ने सारा रिजाइन देकर इस आंदोलन से जुड़ गए। रिजाइन नहीं देते तो अंग्रेजी कहला रहे थे, अंग्रेजों के लोग कहला रहे थे। तो अंग्रेजी पद को त्याग कर जितने भी बड़े लोग थे उन सब ने गांधी जी के यात्रा को सफल बनाने के लिए, इस दांडी यात्रा को सफल बनाने के लिए, खुद को आंदोलनकारी सिद्ध करने के लिए, आंदोलनकारी बनाने के लिए, ये जितने भी बड़े बड़े पुरखों से चले आ रहे जो उनके पद थे उन सब पदों से त्याग पत्र दे दिया। किसके कारण? वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी से क्षुब्ध होने के कारण, परेशान दुखी होने के कारण। और इस तरह से सारे लोग उस आंदोलन में शामिल हो गए और यह निश्चय किया गया कि यह जो आंदोलन है यह किसी ऐसे भूभाग से शुरू किया जाएगा जहां पर ब्रिटिशों का आधिपत्य है, अर्थात अहिंसा के साथ काम करेंगे, लेकिन करेंगे उस जगह से जहां ऑलरेडी अंग्रेजों ने अपना शासन कर रखा है, उस क्षेत्र से हम ये दांडी यात्रा शुरू करेंगे। और गांधी जी का क्या विचार था और क्या निश्चय किया? किसी भी रियासत में, उस वक्त की रियासतें खत्म नहीं हुई, तो उस वक्त जो देसी रियासतें, जो राजा लोग हैं, और राजा लोगों की राज्य के अंदर नहीं जाएंगे, बाहर से यात्रा करेंगे। क्यों? राज्य के अंदर जाने से समय बर्बाद होता है, तो इस तरह से समय को बर्बाद ना कर बाहर से ही, जंगलों से, गलियों से निकलकर हम अपनी यात्रा को अंजाम देंगे। तो इस तरह से उन्होंने अपने इस यात्रा को उन्होंने प्रारंभ किया। और इस यात्रा को जब बोरसद से प्रारंभ किया तो बड़ौदा राज्य जो था, उस वक्त जो बड़ौदा का राज्य था, उस बड़ौदा राज्य से उन्हें अंदर एंट्री करनी पड़ी। क्यों? यदि अंदर एंट्री नहीं करते तो 20 किलोमीटर उन्हें लंबी यात्रा करनी पड़ती थी। उस वक्त गाड़ी तो थी नहीं, पैदल ही चलते थे, तो 20 किलोमीटर लंबी यात्रा का मतलब था उनको और ज्यादा परेशानियां होती, या अगले दिन जो उन्होंने कार्यक्रम बनाया था वो रद्द करना पड़ता, खत्म करना पड़ता। इस कारण गांधी जी ने बड़ौदा रियासत की तरफ कूच किया और उसके अंदर प्रवेश किया। सत्याग्रही गाजे बाजे के साथ रास में दाखिल हुए। गांधी जी को एक धर्मशाला में ठहराया गया, जबकि बाकी सत्याग्रही तंबुओं में। इस तरह जितने भी सत्याग्रही मतलब उस सत्य के लिए जो जा रहे थे आंदोलनकारी, उन सबको गाजे बाजे के साथ अंदर एंट्री की। कहां पर? रास के अंदर एंट्री की। और एंट्री करने के बाद वहां पर गांधी जी को तो धर्मशाला में ठहराया गया और बाकी जितने भी सत्याग्रही थे सबके लिए टेंट बनवाए गए, टेंट में रोके गए। रास की आबादी करीब 3000 थी, लेकिन उनकी जनसभा में 20,000 से ज्यादा लोग थे। अपने भाषण में गांधी ने पटेल की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा, सरदार को यह सजा आपकी सेवा के पुरस्कार के रूप में मिली है। उन्होंने सरकारी नौकरियों से इस्तीफे की मांग की। और कहा कि कुछ मुखी और तलाटी गंदगी पर मक्खी की तरह चिपके हुए हैं, उन्हें भी अपनी निजी तुच्छ स्वार्थ भूलकर इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा
आप लोग कब तक गांव को चूसने में अपना योगदान देते रहोगे? सरकार ने जो लूट मचा रखी है उसकी ओर से क्या अभी तक आपकी आंखें खुली नहीं है? अब गांधी जी ने रास में भाषण दिया। रास की जनसंख्या सिर्फ 3000 है, लेकिन जब गांधी जी ने भाषण दिया तो 20,000 से ज्यादा लोग एकत्रित थे। समझ में आया? गांधी जी ने ऐसी आग लगा दी थी, सरदार वल्लभ भाई की पटेल की गिरफ्तारी ने ऐसी आग लगा दी कि सब लोग आंदोलनकारी बनना चाहते थे। तो ऐसे समय में गांधी जी ने गिरफ्तार किए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल का उस भाषण में जिक्र करते हुए कहा, ये तुम लोगों की सेवा का नतीजा है। ये फल किसका नतीजा है? ये क्या हमें ये जो फल मिला है, खाने का मधुर फल, ये जो सजा के रूप में मिला है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ये आप लोगों की सेवा अर्थात अपने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए मिला है। और आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोगों में से हजारों लोग आज भी उस मक्खी की तरह उसी शहर से चिपके हुए हैं, उन्हीं गवर्नमेंट नौकरियों से चिपके हुए हैं जो कि हमारा ही खून चूस रही है। हम अपने गांवों को लूटने दे रहे हैं। किनसे? अंग्रेजों से। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी नौकरी नहीं छूटे, हमारा घर सुखी रहे, बाकी सब दुनिया खराब हो जाए। तो इस स्वार्थ को छोड़ दो, इस अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा से लड़ाई करो, हिंसा से नहीं। तो अहिंसा से लड़ाई करने के लिए सबसे पहले अपने अपने पदों का परित्याग करो, अपने अपने पदों से रिजाइन दो। इस तरह से आप लोगों की आंखें अभी तक भी नहीं खुली हैं। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये हमारे गांवों को लूट रहे हैं और ब्रिटेन भेज रहे हैं। तो इसलिए आप लोग इस चीज को समझो और अपनी आंखों को खोलो और इनके पदों से रिजाइन दो। गांधी जी ने रास में राजद्रोह की बात पर जोर दिया। उनकी गिरफ्तारी अच्छी बात होगी, सरकार को खुली चुनौती देते उन्होंने कहा अब फिर बादल गिराए हैं और कहो सही मौका सामने, अगर सरकार मुझे गिरफ्तार करती है तो एक अच्छी बात है, मुझे 3 माह की सजा होगी तो सरकार को लग जाएगी। राजद्रोही को तो काला पानी, देश दिखाना, फांसी की सजा हो सकती है। मुझ जैसे लोग अगर राजद्रोही होना अपना धर्म माने तो उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? गांधी जी ने राजद्रोह के आरोप में उनको गिरफ्तार किया था। जो कानून की निषेधता, जो गवर्नमेंट का जो संविधान होता है उस संविधान के विरुद्ध आप कोई बोलते हो तो उसे राजद्रोह कहता है, राष्ट्र के प्रति द्रोह करना। तो इस तरह से यदि ये राज्यद्रोह है तो मैं राजद्रोह करता हूं और मैं खुले में सबको चुनौती देता हूं, मुझे गिरफ्तार करो। अरे राजद्रोह को गिरफ्तार करके 3 महीने की सजा होती है क्या? राजद्रोह की सजा तो काला पानी होनी चाहिए, राजद्रोह की सजा तो फांसी होनी चाहिए। राजद्रोह की सजा क्या 3 महीने की सजा है? ये कैसी व्यवस्था बनाई हुई है गवर्नमेंट ने? ये कैसा ब्रिटिश रूल है? सत्याग्रही शाम 6 बजे रात से चले और 8 बजे कनकपुरा जा पहुंचे। उस समय लोग यात्रा से कुछ थके हुए थे, कुछ थकान इस आशंका से भी कि मई नदी कब और कैसे पार करनी। नदी के किनारे पहुंचते समुद्र की ओर आने वाली ठंडी बयार ने सत्याग्रहियों का स्वागत किया। कनकपुरा से 105 साल की बूढ़ी महिला ने गांधी के माथे पर तिलक लगाया। महात्मा जी स्वराज लेकर जल्दी वापस आना। गांधी ने कहा मैं स्वराज के बिना नहीं लौटूंगा। गांधी की जनसभा का निर्धारित समय 8 बजे था, लेकिन कनकपुरा पहुंचने में देरी के कारण 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। रास से सत्याग्रही चालू, जैसे भाषण खत्म हुआ सत्याग्रही सारे आंदोलनकारी गांधी जी के साथ चलने लगे। 8 बजे कनकापुरा जाकर पहुंचे। अभी बताया ना आपको कनकापुरा दरबारी लोगों की जगह। और उस समय सभी लोग यात्रा करते करते थक गए, पैदल चल रहे थे, यात्रा कर रहे थे और इस प्रकार की आशंका यही थी कि मई नदी को कैसे पार करेंगे। रात के 8 बजे हम नदी को कैसे पार करेंगे। और नदी से ठंडी ठंडी हवाओं ने उनका स्वागत किया, सबका स्वागत किया। तभी एक 105 साल की बूढ़ी औरत ने महात्मा जी को तिलक किया, गांधी जी को, और बोला आप इस बार स्वतंत्रता लेकर, सत्याग्रह लेकर आए, आप इस बार स्वतंत्रता स्वराज ले ही आना। तब गांधी जी ने उस महिला को आश्वस्त किया, माँ मैं सत्याग्रह ही लेकर आऊंगा। नहीं लाया, यदि मैं स्वराज नहीं लाया, अपना राज नहीं लाया, ब्रिटिश लोगों की राज रहा तो मैं अपने प्राणों की बलि दे दूंगा, लेकिन आऊंगा तो अपनी स्वराज के साथ नहीं आऊंगा। और इतना 8 बजे पहुंचे थे निर्धारित समय से। अब गांधी जी को जो भाषण देना था उसमें 1 घंटा देरी हो गई। अब भाषण 9 बजे दिया गया। जनसभा में गांधी जी ने ब्रिटानी को शासन का जिक्र किया। उन्होंने कहा इस राज में रंग से राजा तक सब दुखी हैं। राजे महाराजे जैसे सरकार ने चाहती है नाचने को तैयार है। यह राक्षसी राज है, इसका संहार करना चाहिए। रास्ते में रेतीली सड़कों के कारण प्रस्ताव किया गांधी थोड़ी यात्रा कर ले, और गांधी जी ने इसे साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है उनके जीवन की आखिरी यात्रा और ऐसी यात्रा में निकलने वाले वाहन का प्रयोग नहीं करते। यह पुरानी नीति है। धर्म यात्रा में हवाई जहाज, मोटर, बैलगाड़ी में बैठकर जाने वाले को लाभ नहीं मिलता। यात्रा में कष्ट सहे, लोगों का सुख दुख समझे, ये सच्ची यात्रा का
ओके, अब जनसभा को रात 9 बजे गांधी जी ने संबोधित किया गया। तो गांधी जी ने बोला जो राजा लोग आज भी ब्रिटिश लोगों के साथ हैं, तो ऐसे राज में ये ब्रितानी शासन, ये जो ब्रिटिश शासन है, ये क्या है? राक्षसी राज है। इसमें राजा से लेकर रंक, गरीब, बिल्कुल भिखारी, राजा से लेकर भिखारी सभी दुखी हैं। और जो राजा लोग इस ब्रिटिश लोगों का साथ देते हैं वो तो राक्षस के समान है। इस तरह से राजे महाराजे जैसे नचाते वैसे नाचते हैं, इन सबको तो हमें संहार करना पड़ेगा, अर्थात इस ब्रिटिश सेना को तो अपने ब्रिटिश में वापस भेजना पड़ेगा। गांधी जी इतनी देर से पैदल चल रहे थे, मई नदी के किनारे, तो लोग चाहते थे गांधी जी उनके कंधे पर आ जाए या कोई गाड़ी घोड़ा करके जाए। तब गांधी जी ने सबको मना किया, नहीं, यह है मेरी आखिरी यात्रा है, ये दांडी यात्रा मेरी आखिरी यात्रा है और अब मैं स्वराज लेकर ही लौटूंगा। और यदि आप कोई धर्म यात्रा पे जाते हैं तो धर्म यात्रा कभी गाड़ी घोड़े पर नहीं जाती, धर्म यात्रा हमेशा पैदल कर जैसे और लोग दुख सुख सहते हैं वैसे ही पैदल यात्री दुख सुख सहते हैं सहने वालों के साथ। जब नेता लोग भी दुख सुख सहते हैं तभी जाकर पता लगता है कि धर्म यात्रा में क्या होता है। तो यह मेरी आखिरी धर्म यात्रा है और इस धर्म यात्रा के दौरान जितने भी सुख दुख सब पड़ेंगे मैं सबको सहन करूंगा। ब्रिटिश हुक्मनामे में एक ऐसा वर्ग भी था जिसे लग रहा था कि गांधी और सत्याग्रही मई नदी के किनारे चंद नमक बनाकर कानून तोड़ देंगे। समुद्री पानी नदी के तट पर काफी नमक छोड़ जाता था जिसकी रखवाली के लिए सरकारी नमक चौकीदार के रहते। गांधी ने कहा यह नमक बनाया जा सकता है। गांधी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात की सहमत नहीं थे कि गांधी कोई काम अचानक और चुपके से करेंगे। उसके बाद उन्होंने नदी के तट पर सारे नमक भंडार हटा दिए और नष्ट कर दिया ताकि इसका खतरा ही ना रहे। अब जो ब्रिटिश सरकार थी उसके बड़े बड़े लोगों को क्या था कि जैसे ही गांधी जी मई नदी के किनारे पहुंचेंगे, मई नदी खारा पानी था, तो इस चक्कर में मई नदी के किनारे पहुंचेंगे तो उस खारे पानी से नमक बनाएंगे। उस वक्त नमक तो सिर्फ गवर्नमेंट बनाती थी, कोई और नहीं बनाता। तो जैसे ये लोग नमक बनाएंगे इनके ऊपर कानून तोड़ने के आरोप में इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो गांधी जी को तो लग रहा था शायद नमक बनाया जाए, लेकिन गांधी जी को चाहने वाले जितने भी लोग थे उन्होंने पहले ही वहां पर जो नमक के बड़े बड़े पहाड़ बने हुए थे उन सबको पहले हटा दिया कि यहाँ न तो रहे बांस और ना बजे बांसुरी, अर्थात किसी तरह से भी यहाँ पर नमक कानून को नहीं तोड़ा जाए। और इस तरह से उन्होंने आगे की व्यवस्था कर दी। नियमों के अनुसार उस दिन की यात्रा कनकापुरा में गांधी जी के भाषण के बाद समाप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसमें परिवर्तन कर दिया गया। यह तय पाया गया कि नदी की आधी रात के समय समुद्र का पानी चढ़ने पर पार किया जाए ताकि कीचड़ और दलदल में कम कम पड़ चलना पड़े। रात 10:30 बजे भोजन के बाद सत्याग्रही नदी की ओर चल पड़े। अंधेरी रात में गांधी जी को करीब 4 किलोमीटर दलदली जमीन पर चलना पड़ा। कुछ लोग तो गांधी की कंधे पर उठाने की सलाह दी पर उन्होंने मना कर दिया, धर्म यात्रा चलकर पूरी करूंगा। तट पर पहुंचकर गांधी जी ने पैर पर झोंपड़ी पार कर आधी रात इंतजार करने लगे। अब क्या हुआ? नियम के अनुसार गांधी जी कनकपुरा में जो भाषण दिया वहीं पर समाप्त जाना चाहिए, लेकिन गांधी जी ने इसमें परिवर्तन कर दिया। अब तय किया गया कि जैसे ही समुद्र का पानी, जो मही नदी समुद्र है, महासागर है, इसका जब पानी चढ़ेगा तो कीचड़ और दलदल में कम चलना पड़ेगा। देखो नदी का पानी दिन में नीचे उतरता है और रात में ऊपर चढ़ता है, ये तो पता है ना। तो नीचे उतरता है दिन में, तो जो दलदल होता है जिसमें मिट्टी होती है उसमें पैर अंदर घुसते हैं, दलदल कीचड़ होता है तो उसमें ज्यादा तकलीफ होती है। लेकिन यदि रात को पानी ऊपर की ओर आता है समुद्र का तो उसमें तो आराम से जाया जा सकता है क्योंकि पैर ज्यादा धंसते नहीं है। तो इस तरह से इन्होंने अपना प्रोग्राम बनाया कि कम चलना पड़ेगा दलदल में, इसलिए रात 10:30 बजे के भोजन के बाद सत्याग्रही नदी की ओर चल पड़े और अंधेरी रात में करीब 4.5 किलोमीटर गांधी जी दलदली जमीन पर चले। और कुछ लोगों ने कहा, गांधी जी बुजुर्ग थे कि गांधी जी को कंधे पर उठा लें, लेकिन गांधी जी ने साफ मना कर दिया, मैं तुम्हें पहले ही बोल चुका हूँ ये धर्म यात्रा मैं पैदल चलकर ही पूरी करूंगा। और तट पर पहुंचकर गांधी जी ने अपने पैर धोए, उन्हें एक झोपड़ी में आराम करने को दिया गया और आधी रात का इंतजार करने लगे। क्यों? आधी रात के समय नदी पार करेंगे, आधी रात का समय ही मुकर्रर, अपने समय को बदलाव दिया गया। मई के तट पर उस घुप अंधेरी रात में मेला जैसा लगा हुआ, भजन मंडलियां, दसियां, दांडिया रास में निपुण दरबार, उसके गीत के बोल, देखो गांधी जी का दांडिया रास, देखो बल्लभ का दांडिया रास, सरकार का नाच, देखो विठल का दांडिया रास,
देखो भगवान का तांडव। जो दरबारी लोग थे चारों तरफ भजन मंडली बैठी हुई है और भजन गा रही है और इस तरह से आंदोलनकारियों को उत्साहित किया जा रहा है, आंदोलन के प्रति प्रेरित किया जा रहा है भजन के द्वारा। गांधी जी को नदी पार कराने की जिम्मेदारी रघुनाथ काका को सौंपी गई। उन्होंने उनके लिए नई नाव खरीदी, उसे लेकर कनकापुरा पहुंच गए। बदलपुर से रघुनाथ काका को सत्याग्रह ने साम्राज्य कहना शुरू कर दिया। उनके पास बदलपुर में काफी जमीन, नावें भी चलती। जब समुद्र का पानी चढ़ना शुरू हुआ तब अंधेरा इतना घना हो गया कि छोटे छोटे दियों ने भेद नहीं पा रहे थे। थोड़ी देर में कई हजार लोग नदी के तट पर पहुंच गए। सबके हाथों में दिए थे। यही नजारा नदी की दूसरी ओर था। पूरा गांव और आसपास के आए लोग दिए की रोशनी ले गांधी जी और उनके सत्याग्रह का इंतजार कर रहे थे। अब गांधी जी को नदी पार करनी थी। नदी का पानी, जो सागर का पानी था, चढ़ने लगा, ऊपर की ओर आने लगा। तो ऐसे में रघुनाथ काका जो कि बदलपुर के थे, उनके पास जमीन थी, उनकी नावें इस समुद्र में चलती थी, नदी में चलती थी। तो इस तरह से उस समय खुद रघुनाथ काका अपनी नई नाव लेकर गांधी जी को इस नदी को पार कराने के लिए आए। तो गांधी जी को पार कराने के लिए आए तो उनको रघुनाथ काका को निषाद राज कहा गया। जैसे निषाद केवट ने श्री राम को गंगा नदी पार कराई थी, ठीक वैसे ही आज महात्मा गांधी को ये रघुनाथ काका नदी पार कराने हैं, इसलिए इनको लोगों ने निषाद राज कहा है। और इस अंधेरी नदी के किनारे, क्योंकि घुप अंधेरा है, ऐसे में छोटे मोटे दीपक काम नहीं कर रहे थे। उजाला इस अंधेरे को भेद नहीं पा रहा था, अंधेरे को खत्म नहीं करने पाता। तभी अचानक हजारों लोग पंक्ति में खड़े हो गए और हर किसी के हाथ में दीपक, और यह दीपक एक ही किनारे नहीं, नदी के दूसरे किनारे पर भी हजारों संख्या में लोग अपने हाथों में छोटा छोटा दीपक लेकर खड़े। अब हजारों संख्या में दीपक है तो हजारों संख्या में दीपक ने उस जगह को रोशन कर दिया, उस अंधेरे को खा लिया, उस अंधेरे को खत्म कर दिया। अब हजारों लोगों की दीपक में क्यों खड़े हैं? क्योंकि गांधी जी निकलेंगे, क्योंकि सत्याग्रही निकलेंगे, यही गांधी जी, यही आंदोलनकारी हमें स्वराज लाएंगे। इसी आशा से हजारों लोगों ने खुद का योगदान दीपक जलाकर दिया। रात 12 बजे महिसागर नदी का किनारा भर गया, पानी चढ़ाया। गांधी झोंपड़ी के बाहर निकले, घुटनों तक पानी से चलकर नाव तक पहुंचे। महात्मा गांधी की जय, सरदार वल्लभ भाई की पटेल की जय, जवाहरलाल नेहरू की जय। नारों के बीच नाव रवाना हुई, जिसे रघुनाथ काका चला रहे थे। कुछ ही देर में नारों की आवाज नदी के दूसरे तट से भी आने लगी। ऐसा लग रहा था नदी का किनारा नहीं बल्कि पहाड़ की घाटी उसमें प्रतिध्वनि सुनाई दे रही है। रात को 12 बजे महिसागर नदी का पानी ऊपर आ गया। ये तो आप ज्वार भाटा तो जानते हैं ना, पानी का ऊपर आना और नीचे गिरना। तो इस तरह से ज्वार भाटे के कारण पानी ऊपर आया। अब काका ने अपनी जो नाव की किनारे लगाई, गांधी जी पानी में चलकर आए और नदी में वो नाव पे बैठे। जैसे ही नाव पर बैठे सत्याग्रहियों ने गांधी जी की, वल्लभ भाई पटेल की, नेहरू जी की जय जयकार लगाई और नाव चल गई। जैसे ही नाव दूसरे किनारे पर पहुंची तो वहां पर भी हजारों लोग खड़े थे हाथों में दीपक लेकर, उन्होंने भी इसी तरह की जयकार की। तो ऐसा लग रहा था नदी नहीं लग रही थी, ऐसा लग रहा था मानो किसी पहाड़ पर खड़े होकर आपने जोर से आवाज लगाई और उसकी प्रतिध्वनि आपको सुनाई दी। पलटकर आपने कभी पहाड़ों पर आवाज लगाते हो, देखते ना, पहाड़ों पर आवाज लगाते तो वही पहाड़ों से आवाज टकराकर आपको सुनाई देती है। तो बोला इधर भी जा रहा है और उधर भी जा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो इधर के लोगों की आवाज ही लौट लौट कर उधर आ रही है। तो इस तरह से जैसे पहाड़ में प्रतिध्वनि सुनाई देती है, वैसे ही नदी के किनारे पर भी प्रतिध्वनि सुनाई दे रही थी। महिसागर के दूसरे तट की स्थिति कोई भिन्न नहीं थी। उसी तरह का कीचड़ दलदली जमीन है। पूरी यात्रा का संभवतः सबसे कठिन हिस्सा। 1.5 किलोमीटर तक पानी और कीचड़ में चलकर गांधी रात 1 बजे उस पार पहुंचे। सीधे विश्राम करने चले गए। गांव के बाहर नदी के तट पर ही उनके लिए झोंपड़ी पहले से तैयार कर दी थी। गांधी जी के पार उतरने के बाद ही तट पर दिए लेकर लोग खड़े रहे। अभी सत्याग्रहियों को भी तो पार जाना है, शायद उन्हें पता है रात में कुछ और लोग आएंगे जिन्हें नदी पार करानी पड़ेगी। गांधी जी दूसरी ओर पहुंचे। सबसे कठिनतम यात्रा का समय यही था। दलदल में चलना बहुत कठिन होता है। 2 मिनट की चीज पर 10 मिनट लगते हैं। ऐसे समय में 1.5 किलोमीटर की यात्रा गांधी जी ने उस नदी के पार की। दलदल था, कीचड़ था, और नदी पार कर उनको पहले से ही उन सत्याग्रहियों ने, आंदोलनकारियों ने झोंपड़ी जैसी जगह बना के रखी थी जहां पर गांधी जी विश्राम कर सके। गांधी जी विश्राम कर रहे हैं, लेकिन हजारों संख्या में जो लोग खड़े अभी भी दीपक लेकर खड़े। कारण
गांधी जी आ गए, लेकिन हजारों लोग जो सत्याग्रही हैं, जो आंदोलनकारी हैं, तो आएंगे। और हो सकता है कोई और आ रहा हो पीछे से, ऐसा सोच कर वे लोग पूरी रात नदी के किनारे पर हाथ में दीपक लेकर खड़े रहे। और इस तरह से यह पाठ पूरा होता है। यह पाठ में हमें क्या बताया कि किस तरह से वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी ने लोगों के मन को क्षुब्ध किया और किस तरह से इस रास यात्रा को प्रारंभ किया गया, महिसागर को पार किया गया। प्रत्येक मनुष्य ने, चाहे आंदोलनकारी है, चाहे घर में बैठने वाला है, प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक भारतीय के द्वारा जब सहायता मिली तब ही सत्याग्रह आंदोलन सफल हो सका, जब यह राजदांडी यात्रा सफल हो सकी और हमें स्वराज प्राप्त हो सका। समझ में आया आपको? अब हम इस चैप्टर के कुछ जो सारांश है थोड़ा सा उसके बारे में लिख लेते हैं। बहुत ज्यादा सारांश नहीं है इसमें, थोड़ा सा ही है। हम सारांश के रूप में आप एक बात लिख लीजिए। देखिए 19 मार्च 1930 के दिन 19 मार्च 1930 के दिन घटी घटनाओं का वर्णन करते हुए रास में पटेल की गिरफ्तारी, रास में पटेल है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पटेल की गिरफ्तारी, पटेल की गिरफ्तारी और गांधी जी की दांडी यात्रा, और गांधी जी की दांडी यात्रा का वर्णन किया गया है, का वर्णन किया गया है। और एक चीज और है इसमें बताती हूँ मैं। दिए जल उठे के दो अर्थ हैं, ये दो अर्थ हैं। अर्थ की सार्थकता पूछते हैं ना, शीर्षक की सार्थकता। अर्थ है पहला, महिसागर नदी के दोनों ओर हजारों लोगों ने अपने अपने हाथ में जलते हुए दीपक लेकर वहां के अंधेरे को दूर भगा दिया, वहां के अंधेरे को दूर भगा दिया। दूसरा अर्थ, लोगों के, पहला, दूसरा, लोगों के मन
में स्वतंत्रता के दीपक जल उठे, वे देश हित में त्याग और बलिदान के लिए तैयार हो गए। समझ में आया आपको? इस तरह से इस पाठ में दिए जल की सार्थकता बताई। थैंक यू।